हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ऑफ सिस्टेक। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के बारे में। और न्यूक्लियर पावर स्टेशन में हम जिन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे उन टॉपिक्स का नाम है रिव्यू ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव डीके एंड मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी कंसेप्ट। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिव्यू ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहला जो टॉपिक है रिव्यू ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स, उसमें हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट हमारा लिखा हुआ है वो आपसे ये कह रहा है कि अगर कोई भी मटेरियल है तो उसकी जो बॉन्डिंग होती है एटम्स की वो कम्प्लीटली डिपेंड करती है एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर। मीन्स अलग अलग तरह की बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, अलग अलग तरह की बॉन्डिंग होती है, मेटलिक बॉन्डिंग होती है, वो सारी की सारी बॉन्डिंग डिपेंड करती है। ये बॉन्डिंग टोटली डिपेंड करती है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। अब एटम्स होते क्या हैं? एटम्स क्या रहते हैं? दो तरह के दो या तीन तरह के चीज़ों से, टू या थ्री थिंग्स से होते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आपके शेल के इर्द गिर्द मूव करते हैं और आपका सेंटर में आपका न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर होते हैं आपके न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स आपके न्यूट्रल रहते हैं, प्रोटॉन्स आपके पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं। एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं और यही न्यूक्लियस के अराउंड सराउंडिंग आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रिवॉल्व करते हैं ऑन देयर डेफिनेट शेल। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं चार्जेस। तो रिव्यू ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर चार्ज भी एक मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है। चार्ज क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल की जो कि एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जब हम उस मैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसमें कि वोल्टेज डिफरेंस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होती है जब आपका करंट फ्लो होता है हाई स्पीड पर। जब तक करंट फ्लो होगा जब तक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी। वोल्टेज डिफरेंस पे अगर करंट फ्लो हो रहा है उस दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जनरेशन के दौरान अगर आप कोई मैटर रख देते हैं वहां पर तो वो मैटर क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उस फोर्स को हम कहते हैं चार्ज। ठीक, और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंसिडर किया जाता है। अब नेक्स्ट में यहाँ पर हम देखेंगे ये है मासेस के बारे में। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो मास रहता है वो रहता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो रहता है आपका 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, अब इसमें आप नीचे की तरफ जो टेबल देख रहे हैं, जो बातें हमने सारी की सारी अभी पॉइंट्स में डिस्कस की हैं वो सिंपल तौर पर मैंने यहाँ पर एक टेबल में रिप्रेजेंट कर दी हैं। एटम के अंदर क्या क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और चार्जेस को होते हैं कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चार्ज होता है। चार्जेस के इनकी जो चार्ज रहते हैं उसकी जो मैग्नीट्यूड रहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का वो रहता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जबकि मासेस के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। देन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास क्या रहता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। नाउ उसके बाद रिव्यू ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ये है आपका एटॉमिक मास। अगर हम मान के चले कोई हमारे पास एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और मास जो है वो उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है एटॉमिक मास वो रहता है आपका मास ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स का समीशन रहता है। अगर किसी भी एलिमेंट का आपको एटॉमिक मास डिटरमाइन करना है तो आप उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस कर दीजिए, और उसका एटॉमिक नंबर जो रहता है वो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस न्यूक्लियस में जितने प्रेजेंट है वो होगा आपका एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर बीच में अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर आइसोटोप्स के बारे में डिस्कशन किया है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? अब जैसे मान के चलिए एक ही एलिमेंट है बट उसका एटॉमिक नंबर सेम है, बट उसके प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, उसका एटॉमिक मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरह के एलिमेंट को हम कहते हैं आइसोटोप्स। जैसे कि एक से एक हो, दो स्पेशीज हो या तीन स्पेशीज हो, एक ही एटम की, जिस केमिकल एटम की उसका सेम एटॉमिक नंबर हो और पोजीशन भी सेम हो पीरियोडिक टेबल में, लेकिन उसका केमिकल बिहेवियर और उसका एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, एज वेल एज उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो, तो इस तरह के एलिमेंट को हम कहते हैं आइसोटॉप। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के तीन स्पेशीज होते हैं,
प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। अब हाइड्रोजन का तो एक ही एटॉमिक नंबर अगर आप देखेंगे तो तीनों में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके जो प्रोटॉन्स हैं वो चेंज होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर एक ही प्रोटॉन है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स हो गए और यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन्स हो चुके हैं, सॉरी यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन्स है। सो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सिंपल वर्ड्स में, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ ए न्यूक्लियस अगर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि हम क्या करते हैं एटॉमिक नंबर किसको कंसीडर करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर सेम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, अगर न्यूट्रॉन्स अगर अलग हो रहे हैं, देन ये इस तरह के एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, आइसोटोप कहते हैं। सो आइसोटोप में हाइड्रोजन के 3 तरह के आइसोटोप्स होते हैं, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। जिस तरह से आपने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देखे हैं वैसी उसी तरह से आइसोटोप्स ऑफ कार्बन भी होते हैं। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। इसमें भी आप अगर देखेंगे तो कार्बन के 6 प्रोटॉन्स होते हैं, सभी में प्रोटॉन्स कॉमन है, बट न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं वो वेरी करते चले जाते हैं। तो इस वजह से जब प्रोटॉन सेम रहते हैं बट न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं, तो इस तरह के एलिमेंट को, केमिकल एलिमेंट को हम आइसोटोप्स कहते हैं। और 2 तरह के आइसोटोप्स होते हैं, एक हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं और एक कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। नेक्स्ट हम जो बात कर लेते हैं वो है टॉपिक आपका एटॉमिक मास यूनिट में। जो ये एटॉमिक मास यूनिट का जो टॉपिक है ये भी आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो इसलिए एटॉमिक मास यूनिट को हमें पढ़ना पड़ेगा। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, कुल मिला के सिंपल सी एक यूनिट है जो कि एटम के मास को रिप्रेजेंट करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको कोई भी मास अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो आप केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, मिलीग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आपको किसी एटम का मास अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें किसकी यूनिट इस्तेमाल करनी पड़ती है, उस दौरान हमें यूनिट इस्तेमाल करना पड़ती है। अगर आप किसी एटम का मास रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे हम एएमयू में रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में, और सिंपली हम इसको यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपका एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, पहले स्टैंडर्ड तौर पे जो क्या क्या माना जाता था कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा लाइट एलिमेंट है, सो इसलिए उसको एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट माना जाता था। बट उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड एलिमेंट जो बन गया वो रहा आपका स्टैंडर्ड एलिमेंट कार्बन, क्योंकि कार्बन के करीबन अलग 3 से 4 तरह के आपके कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। सो इसलिए कार्बन को एक कंसिडर किया गया, एक एन स्टैंडर्ड एलिमेंट कंसिडर किया गया। अब इसलिए यहाँ पर अगर आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास यूनिट निकालना होगा तो आप क्या करें कि उसका 1 एटॉमिक मास यूनिट को डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर दें। जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, और कार्बन एक का एटॉमिक नंबर को आप क्या कर दें, एटॉमिक मास यूनिट से डिवाइड कर दें, एटॉमिक मास यूनिट से आप उसको डिवाइड कर दें। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इसकी एटॉमिक मास यूनिट मिल जाएगी। जैसे कि अगर आपको समझ में ना आया हो तो यहाँ पर देखिए 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना दे रखा है यहाँ पे, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ऑफ kg। ठीक है, यहाँ पर ये 27 ऑफ kg है। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि कार्बन का जितना भी मास होता है, जैसे आप कार्बन का मास देखेंगे तो कुछ समथिंग उसका 12 पॉइंट समथिंग होता है, 12.03 होता है। सो ये 12.03 kg होता है। सो आप क्या कीजिए कि कार्बन का एक 12.3 kg होता है। अब आप क्या कीजिए, इसको आपको एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो आप ये 1.66 का कहाँ ले जाइए, आप इसको डिवाइड में ले जाइए इस तरफ, तो ये क्या बन जाएगा आपका टोटल। सो कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, 1.66 डिवाइड में चला गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें कार्बन का जो है एटॉमिक मास पता है तो वो 12.03 को समथिंग होता है, तो दोनों तरफ हम 12.03 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से हमें 12.03 kg कार्बन की जो एटॉमिक मास यूनिट है वो हमें पता चल जाएगा कि उसके एक एटम का यूनिट मास कितना होता है। दोनों तरफ 12.03 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 12.03 को आप क्या कर दीजिए 1.66 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसकी जो कार्बन की 12 आइसोटॉप्स के कार्बन 12 जो आइसोटॉप्स है फर्स्ट, इसका जो एटॉमिक वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू आ जाएगी आपकी एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में। सो कुल मिला के एटॉमिक मास यूनिट का मतलब ये है कि आपको अगर कोई भी एटम का मास अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आपको यूनिट जो इस्तेमाल करनी होती है वो होती है आपकी एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, वो है आपका एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का अगर जो एवरेज वेट होता है वो कहलाता है आपका एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। जैसे कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। सो ये सब क्या कहलाते हैं, आपके एटॉमिक वेट के एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, आप इनको 12 जो कंसिडर करते हैं, ये आप क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं 12 में, लेकिन एक्चुअली में उनका जो मास होता है वो कुछ और ही होता है, 12.03, 12.01। अब एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज। अब जैसे अगर आप देखेंगे पूरे ब्रह्मांड में कार्बन के आइसोटॉप्स 3 से 4 आइसोटॉप्स हैं। जैसे कार्बन के 12 में आइसोटॉप कंसिडर कर लेता हूँ, कार्बन का 12 आइसोटॉप्स कंसिडर कर लिया, और एक कार्बन का मैंने 13 आइसोटॉप्स कंसिडर कर लिया। अब कार्बन का आइसोटॉप्स एक अगर मैंने लिया पूरा, उसमें से 69% अवेलेबल है वो सराउंडिंग में, और एक कार्बन का आइसोटॉप्स 39% है अवेलेबल इसमें सराउंडिंग में। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्बन का एक आइसोटॉप्स को 69% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कार्बन की 12 की जो वैल्यू हमने अभी पिछले इससे जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई, एएमयू की यूनिट किस तरह से निकालते हैं, वो यूनिट निकालने के बाद मुझे 69% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से 13 के कार्बन आइसोटॉप्स की मुझे एएमयू यूनिट निकालने के बाद 35% से मल्टीप्लाई करके मैं इसका एवरेज निकाल दूंगा। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा कि मुझे कार्बन के 12 का एवरेज वेट ऑफ एलिमेंट, कार्बन का, कार्बन नॉट कार्बन 12, मुझे सिर्फ अगर कार्बन का चाहिए, अगर मुझे सिर्फ कार्बन का चाहिए, अगर कार्बन का एटॉमिक वेट चाहिए मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे सारे के सारे जितने भी कार्बन के आइसोटॉप्स हैं उन सब के विद परसेंटेज एवरेज निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट उस एलिमेंट का हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो कहलाता है आपका मोल। सो मोल क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो रहता है किसी मॉलिक्यूलर अमाउंट ऑफ मैटर दैट हैज़ अ मास इन ग्राम्स इक्वल टू द एटॉमिक मास इन एमयू ऑफ द एटम। ठीक, जैसे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एटम, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मैटर, सॉरी मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मैटर, ये एक सही लाइन सेंटेंस रहेगा सिंपल वर्ड्स में। सो जैसे सॉल्ट होता है, एग्जांपल के तौर पे NaCl होता है। अगर मैं आपसे एक चम्मच अगर मैं कहूँ, आपसे कहूँ कि उसके अंदर आपको ये पता करिए कि एक कितने मोल्स हैं इसके अंदर, सो आप कहेंगे कि मुझे ना एक मोल का कम से कम मुझे एक एटम को उठाना पड़ेगा, एक बहुत बारीक से पार्टिकल को उठाना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, आपका मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब उस मॉलिक्यूल में अगर मैं पूछूँ, आप बताइए मुझे इसके अंदर इसका कितना मॉलिक्यूलर वेट रहेगा। सो आप क्या कहेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, अगर आप फॉर्मूला निकाल लें NaCl, सो सोडियम का कितना रहता है, सोडियम का रहता है 23, और क्लोरीन का कितना रहता है 35। सो अगर आप सोडियम और क्लोरीन को अगर आप ऐड कर दें तो टोटल इसका जो मोल आ जाएंगे वो आ जाएगा 58। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर एटम होंगे वो होंगे आपके 58 मोल्स होंगे। ये कितना कहलाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो रहेंगे इसके अंदर वो रहेंगे आपके 58। और किसी भी मोल के अंदर एक एटम जो रहता है, नंबर ऑफ एटम्स जो रहते हैं एक मोल के अंदर, वो होते हैं अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 kg। इतने एटम्स इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, सो ये क्या कहलाता है, आपका मोल कहलाता है। मोल का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ मैटर। और आप कितने, जैसे मैटर के एग्जांपल के तौर पर मैंने सॉल्ट लिया है, सो हमने उसके अंदर मोल्स डिटरमाइन कर दिए हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं एक पार्टिकल के अंदर, मतलब एक साल्ट का जो पार्टिकल है उसके अंदर कितने मोल्स हैं, 58 मोल्स हैं। और एक मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, वो होते हैं आपके 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक, सो ये क्या होता है, आपका मोल कहलाता है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस के बारे में। रेडियो एक्टिविटी की जो सबसे पहले डिस्कवर की थी वो करी थी आपके साइंटिस्ट बेकरेल ने, जो कि 1896 में उन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था और डिस्कवर किया था। रेडियो एक्टिविटी होता क्या है कि कोई भी अगर एलिमेंट है उसका न्यूक्लियाई सेल्फ डिसइंटीग्रेट कर रहा है और उस दौरान रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप देखेंगे, रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट सेल्फ डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब सेल्फ रेडिएशन इमिट करता है, सेल्फ न्यूक्लियस को आपका क्या करता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को इमिट करता है, और जब तक इमिट करता रहता है जब तक कि वो स्टेबल कंडीशन में नहीं आ जाता। इस तरह के एक्टिविटीज़ को में जो एलिमेंट्स पार्ट करते हैं उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूटिलाइज किए जाते हैं वो होते हैं आपके यूरेनियम, रोडियम और थोरियम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो एमिट करते हैं वो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एमिट करते हैं। रेडिएशंस के दौरान आपके 3 तरह के रेडिएशंस एमिट होते हैं। पहला होता है आपका अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, दूसरा होता है बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज, और तीसरा होता है आपका गामा रेज जो कि सिर्फ एनर्जी एमिट करते हैं।
रेडियो एक्टिविटी आपकी दो तरह की होती है, आपके न्यूट्रल भी होते हैं, आपके आर्टिफिशियल भी होते हैं और नेचुरल एलिमेंट्स भी होते हैं। नेचुरल एलिमेंट्स जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिटरमाइन किए गए हैं, और इस तरह के एलिमेंट जो कि आपके मॉडर्न एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करके उनको रेडियो एक्टिव बनाया जाता है, उस तरह के एलिमेंट्स को हम कहते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपके यूरेनियम को आप थोरियम में कन्वर्ट करते हैं, या फिर आप रेडियम को रेनेडियम में कन्वर्ट करते हैं। सो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल। अभी हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करी, अब उसमें रेडियो एक्टिविटी डिके कैसे होता है। जैसे कि हमने बात करी थी कि रेडियो एक्टिविटी की तरह तीन तरह के रेडिएशंस डिटरमाइन किए गए हैं, अल्फा, गामा और बीटा। सो अलग ही अल्फा रेडिएशन से इमिट हो या बीटा रेडिएशन से इमिट हो या गामा रेडिएशन से इमिट हो, तीनों के तीनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। कभी भी अल्फा बीटा एक साथ इमिट नहीं होते। अगर अल्फा होगा तो बीटा नहीं होगा, और बीटा होगा तो अल्फा नहीं होगा, और अल्फा अगर इमिट हो रहा है तो लास्ट में गामा रेज की एनर्जी ज़रूर इमिट होती है। सो सबसे पहले अल्फा डीके के दौरान क्या होता है, अल्फा डीके के दौरान क्या होता है कि आपका जो एटॉमिक मास होता है, ये एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर आपका घट जाता है। मींस आपका अल्फा डीके, अगर अल्फा की एनर्जी रिलीज हो रही है न्यूट्रॉन में से, तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा, और वहीं 2 नंबर डिक्रीज होगा, और वहीं आपका एटॉमिक मास जो है ये आपका 4 नंबर डिक्रीज हो जाएगा। मींस इसमें से हीलियम रिलीज हो जाएगा। कैसे होगा तो ये देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर के चेंजेस आ रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे रेडियम का क्या था, एटॉमिक नंबर 88 है और मास 226 है। जैसे ही अल्फा रेडिएशन एमिट होंगे तो ये रेडियम रेनेडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका के एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा और 4 एटॉमिक मास कम हो जाएगा। और इस दौरान ये कितने रिलीज कर देगा, 2 प्रोटॉन्स कर देगा, और 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स एटॉमिक मास एमिट कर देगा। ठीक है, सो ये कहलाता है आपका अल्फा डीके। सो अल्फा डीके क्या था, आपका पॉजिटिवली चार्ज होता था। तो अल्फा डीके पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता था, क्योंकि वो क्या कर रहा था, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रहा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बीटा डीके जो रहता है इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिवली चार्ज किया जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि बीटा डीके में क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेता है, ये अपने एटॉमिक नंबर में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेता है, जबकि इसका एटॉमिक मास क्या रहता है, कॉमन रहता है। सॉरी, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, ये यहाँ पर एमिट कर देता है, और इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो यहाँ पर बीटा डीके का एक एग्जाम्पल देख रहे हैं आप यहाँ पर कि थोरियम का कितना था, थोरियम का 90 एटॉमिक नंबर है और उसका एटॉमिक मास 234 है। बट अगर क्या होता है, जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका एटॉमिक नंबर बढ़ गया है 91। यहाँ पे बीटा डीके के दौरान एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है और इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से इसको क्या किस तरह से चार्ज किया जाता है, इसको नेगेटिवली चार्ज किया जाता है। बट इसका एटॉमिक मास क्या है, 234 कॉमन रहता है। सो थोरियम की जो इक्वेशन रहेगी वो 90, पहले 90 थी, जैसे ही बीटा रेज इमिट हुए तो 91 उसका एटॉमिक नंबर बढ़ गया एंड एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया, बट उसका एटॉमिक मास क्या रहता है, कॉमन रहता है। सो ये था आपका अल्फा डीके, बीटा डीके। अब हम बात कर लेते हैं गामा रेज रेडिएशन के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिर्फ एक बार में या तो फिर अल्फा पार्टिकल्स इमिट होंगे या फिर बीटा पार्टिकल्स इमिट होंगे, दोनों पार्टिकल्स एक साथ इमिट नहीं हो सकते। सेकेंड पॉइंट आपसे ये कह रहा है, जब भी रेडियो एक्टिव डिके होता है तो उस दौरान या तो फिर अल्फा पार्टिकल्स डिके होते हैं या बीटा पार्टिकल डिके होंगे। एक बार लास्ट में क्या होता है कि आपकी गामा रेस से एनर्जी ज़रूर रिलीज होती है। सो बीटा डीके हो या अल्फा डीके हो तो वो क्या करते हैं, अपना डॉटर न्यूक्लियाई जो रहता है उनका, वो एक्साइटेड मोड पर जाता है। एक्साइटेड मोड पर जाने के बाद अपनी एनर्जी कुछ रिलीज करता है, एंड देन लास्ट में जब वो ग्राउंड स्टेट पर आता है तो वो गामा रेज रिलीज करता है। गामा रेज एनर्जी की सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। इस पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी आपकी स्किन को भी भेज सकती है, जिसमें हम एक्स रेज का इस्तेमाल करते हैं। सो ये रहते हैं आपका रेडियो एक्टिव डीके, जिसमें कि अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस के बारे में हमने बात की। अब हम बात कर लेते हैं मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मास डिफेक्ट क्या होता है। अगर किसी न्यूक्लियस का मास उसके इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जोड़ने पर कम आता है, जैसे कि आप हीलियम का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक हीलियम है, हीलियम के कितने होते हैं, एटॉमिक मास 2 होता है और उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, और एटॉमिक मास क्या होता है उसका 4 होता है। अगर हम इसके ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर ये ऐड हैं
सो उस दौरान इसकी कुछ एनर्जी होगी, इसका कुछ मास होगा, लेकिन हम इसके मास को अगर इन चारों एटम्स को, इन चारों न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को अगर हम सेपरेट करते हैं, तो उस दौरान क्या होगा कि इसका जो वेट रहेगा इन सेपरेट प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स का, वो ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द समेशन ऑफ ऑल दीज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो वो कैसे रहता है वो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू आगे समझाता हूँ, लेकिन कुल मिला के अगर मास डिफेक्ट के बारे में अगर बात की जाए तो सिंपल में आप कहिएगा कि अगर मास, न्यूक्लियस का जो मास है वो कम है इंडिविजुअल समेशन ऑफ द प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, देन इट इज कॉल्ड अ मास डिफेक्ट। डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट न्यूक्लियाई एंड डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल न्यूक्लियाई, देन इट इज कॉल्ड अ मास डिफेक्ट। और ये देन फिर क्या होता है कि ये मास एक्चुअली में होता क्या है, ये मास क्या हो जाता है आगे फिर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, देन हम इस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी से यूटिलाइज, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब क्या होता है, ये एनर्जी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर के नाम से जानी जाती है, जिसे हम रिलेटिव, स्पेसिफिक रिलेटिव एनर्जी भी कहते हैं। यहाँ पर E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर का मतलब ये है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, E रिप्रेजेंट करता है, M मासेस ऑफ इंटरचेंजेबल, और C क्या है आपका स्पीड ऑफ लाइट होता है। सो अब हम देख लेते हैं कि मास डिफेक्ट आखिर होता कैसे है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है वो है आपका हीलियम का एग्जाम्पल। सो आप हमेशा याद रखिए मास ऑफ प्रोटॉन्स जो रहता है वो एटॉमिक मास यूनिट में वो इसकी वैल्यू होती है 1.00727, क्योंकि आपका हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा लाइट होता है, तो ये वहाँ से ड्राइव करके डिटरमाइन किया गया है। तो मास ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहता है 1.00727 U, और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स जो रहता है 1.00866 ऑफ एटॉमिक मास यूनिट रहता है। अब अगर हाइड्रोजन का इतनी वैल्यू है, क्योंकि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा लाइट होता है, तो इनकी अगर एटॉमिक मास यूनिट इतनी है, सो हीलियम के कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे तो हीलियम के 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो अगर मैं 2 प्रोटॉन्स को मल्टीप्लाई कर दूँ इनसे और 2 न्यूट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर दूँ इस वैल्यू से, तो 2 प्रोटॉन की वैल्यू इतनी आएगी, 2 न्यूट्रॉन की वैल्यू इतनी आएगी। सो इंडिविजुअल इन दोनों सम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो टोटल मास आएगा वो आएगा इतना। लेकिन एक्चुअली में पहले क्या होता था, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होती थी, बट इस दौर में, आज के दौर में आप मास स्पेक्ट्रोमीटर की यूटिलाइज करके, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का एटॉमिक मास डिटरमाइन कर सकते हैं। सो मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू जो हमें हीलियम का न्यूक्लियस जो मिलता है जिसका एटॉमिक मास है वो है 4.00153, जो कि इंडिविजुअल एटम के मास से, जो हमने जो एडिशन किया है इनका, उस मास से क्या है इसका मास कम है। सो मास डिफेक्ट कितना है, सो टोटल समीशन ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इतना मास आया है, और न्यूक्लियस का मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू हमें न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस का कितना मास डिटरमाइन हुआ है 4.00153। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि इतने मास का डिफरेंस आ रहा है। अब ये मास गया कहाँ, देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो ये न्यूक्लियस था पूरा, अब यहाँ न्यूक्लियस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो समीशन ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से सारा काम है। अब हम क्या करते हैं कि आपको इन्हें सेपरेट करना है। अगर आप जिस दौरान इनको सेपरेट करते हैं तो ये क्या कर देता है, कुछ मास लूज कर देता है, और यही मास, ये जो मास होता है आपका मास डिफेक्ट कहलाता है। इस वजह से क्या होता है, जैसे ही ये मास डिफेक्ट मीन्स कुछ आपको, सॉरी, इसमें क्या करना पड़ेगा, ये मास लूज कर रहा है और यही मास क्या करता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको अगर सेपरेट करना है इस न्यूक्लियस को अलग अलग प्रोटॉन्स में, न्यूट्रॉन्स में, तो आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। आप जैसे ही इसकी एनर्जी को देते हैं, ये क्या करता है, कुछ मास लूज कर देता है, उस एनर्जी को गेन कर लेता है, और इस एनर्जी को गेन करते ही ये कुछ मास लूज कर देता है, जिस वजह से आपका जो इंडिविजुअल प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स का मास क्या रहता है, इसके समेशन ऑफ न्यूक्लियस से, टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस से ज़्यादा होगा। आपको ये पता करना है कि हमें इसको कितनी बाइंडिंग एनर्जी डिटरमाइन करनी है, हमने इसे कितनी एनर्जी डिटरमाइन करी है। आप ये डिटरमाइन कर लीजिए कि आपने इसमें कितना मास डिफेक्ट आया है। अगर आपने ये मास डिफेक्ट डिटरमाइन कर लिया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाएंगे। मीन्स ये है रहा आपका टोटल न्यूक्लियस, जिसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, और ये मास डिफेक्ट आ गया आपका, और यहाँ पर ये चारों के चारों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आ गया। इस वजह से क्या हो जाएगा, मास डिफेक्ट अगर आप कर लेते हैं डिटरमाइन, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी आपको बाइंडिंग एनर्जी और देनी पड़ेगी इसको बैलेंस आउट करने के लिए।
अब हम बात कर लेते हैं आपकी बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। सो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कि अगर आपको किसी भी न्यूक्लियस को, अगर आपको इस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सेपरेट करना है, तो उस दौरान आपको जितनी भी एनर्जी सप्लाई करनी होती है एक न्यूक्लियस को, वो कहलाती है आपकी बाइंडिंग एनर्जी। आप इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर आपको कोई दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स हैं, उनको एडिशन में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी है, वो कहलाती है आपकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी जाहिर सी बात है आपकी स्पेसिफिक रिलेटिव एनर्जी से ड्राइव हुई है। जितना मास वहाँ पे लूज होता है, उतना ही मास आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी का डिटरमाइन करना है किसी भी एटॉमिक नंबर की, तो आप क्या कीजिए, उसका मास डिफेक्ट डिटरमाइन कर लीजिए और उसका एटॉमिक मास जो रहता है उससे डिटरमाइन, उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे आपका ये मास डिफेक्ट आपको डिटरमाइन करना है, बाइंडिंग एनर्जी डिटरमाइन करनी है आपको हीलियम की। सो आप सबसे पहले उसका मास डिफेक्ट जो हमने पहले देखा, अभी जो आया था, आप यहाँ रख दीजिए और उसका हीलियम का 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या हो जाएगी, हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी डिटरमाइन हो जाएगी। भाई कैसे करेंगे? हीलियम की अभी जस्ट आपने देखा कि हमने मास डिफेक्ट अभी डिटरमाइन किया था वहाँ पे बैक साइड पर। अब यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, उसकी वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए और आपका एटॉमिक मास क्या होता है, आपके हीलियम का 4 होता है, आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, बाइंडिंग एनर्जी में आप ये ध्यान में रखिए, बाइंडिंग एनर्जी जब जब इंक्रीज होगी जब आपका एटॉमिक नंबर कम होगा। एटॉमिक नंबर कम है, बाइंडिंग एनर्जी कम ज़्यादा रहेगी। एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी। सो अब हम इसके बाइंडिंग एनर्जी के ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है, जो कि वर्टिकल में रिप्रेजेंट करता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और हॉरिजॉन्टल में रिप्रेजेंट करता है मास नंबर। 0 से लेके 20 तक, 0 से लेके 20 तक के बीच पहले पहले आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ देखेंगे हीलियम। हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी अपने नेबर एलिमेंट से ज़्यादा है। इसी तरह से आपकी कार्बन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आपके नाइट्रोजन के नेबर एटम से ज़्यादा है। ऑक्सीजन की जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी है वो आपके अगले नेबर एटम से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, सो 20 से पहले पहले जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उनके एक एलिमेंट का जो नेबर एलिमेंट होगा, आई रिपीट, जो एलिमेंट का नेबर एलिमेंट होगा, जैसे लिथियम का नेबर एलिमेंट होगा हीलियम, और आपके ऑक्सीजन और आपके कार्बन का, नाइट्रोजन का नेबर एलिमेंट होगा या कार्बन, तो नेबर एलिमेंट जो रहेंगे एक एलिमेंट का, जो अनदर नेबर एलिमेंट रहेगा, उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, अपने पड़ोसी के एलिमेंट से बाइंडिंग एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। अब क्या होता है, जैसे ही ये बाइंडिंग एनर्जी आपके 50 के ऊपर जाती है, सो 50 पर जाके क्या होने लगती है, ये स्टेबल हो जाती है। 50 से पहले पहले सभी एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती चली जाती है, इसलिए लेकिन 55 पर जाके, 55 क्या है, आयरन का नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 55, एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 55। ठीक है, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 55। सो जब से ज़्यादा अगर कोई स्टेबल एलिमेंट माना जाता है तो वो आयरन माना जाता है। इसके बाद अगर कोई एलिमेंट अगर इसके आगे जाता है तो वैसे वैसे उसकी एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है। सो हमने जैसे कि अभी मैंने आपको फॉर्मूले में बताया पीछे कि बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है आपकी मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय, ये होगा आपका मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ए मास नंबर, है ना, मास नंबर। सो जैसे जैसे आपका मास नंबर बढ़ता चला जा रहा है, ये देखिए आप, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता चला जाएगा आपकी बाइंडिंग एनर्जी घटती चली जाएगी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी एटॉमिक मास के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉप लेक्चर, जो कि टोटली बेस्ड था एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, रेडियो एक्टिविटी के ऊपर, रेडियो एक्टिव डिके के ऊपर, बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट के ऊपर। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट regarding these topics, then ask me in the comment section. Thank you for watching this video.